सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के ईद स्पेशल शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब सईद और आज आपके लिए हमने दो बहुत स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद फरजीन जो कि ई स्पोर्ट्स के एक चैम्पियन हैं। अभी कोरिया के अंदर टेकन का एक टूर्नामेंट जीत के आए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ हैं सुमन शेख जो कि एक एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं। अभी शो के एंड पे जाके वो हमें गाना भी सुनाएंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, पहला सवाल मैं आज आप पे थ्रो करूँगा। हाँ जी, तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग इतने इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, ख़ास तौर पे आप बाहर से भी झंडे गाड़ के आ रहे हैं, तो ईद के जो रिवायती मसाइल हैं आप उनसे आज़ाद हुए हैं या अभी तक टेलर से लड़ाई चलती है? चलती है। आपको पता है पाकिस्तान में तो इसी तरह का सीन है। हमारी ईद भी जो है वो ज़्यादा सफ़र में गुजरती है, कभी फैमिली के, कभी किसी रिश्तेदार के घर, कभी किसी रिश्तेदार के घर। तो जो एक रवायत है वो अभी तक टूटी तो नहीं है ईद पे स्पेशली, तो हम तो इसी तरह से फिलहाल गुजारते हैं। ईद का जब लंच हो रहा लग रहा होता है और आपको ये तो नहीं होता है घर पे आपको आवाज़ें दे रहे हैं और आप टेकन पे लगे हुए और खेलने जा रहे हैं, या आप ज़रा टाइम निकालते हैं? नहीं, ईद के ऊपर जो है ना वो घर में थोड़ी सख्ती होती है अम्मी की तरफ से कि मेहमान आने हैं तो फिर उनको मैनेज करना है। तो आप बताएं, कोई लड़ाई वाली बात बताएं कि वो मेहंदी लगाने वाली ने कोई ब्लंडर कर दिया हो, कोई कपड़े टाइम पे ना मिले हो। मेरा तो मोस्टली यही होता है कि जो मैंने ईद के लिए स्पेशल ड्रेस सिलवाए होते हैं ना ही मैं टेलर के पास जा पाती हूँ रिकॉर्डिंग्स की वजह से, और लास्ट मोमेंट में मुझे पता चलता है कि मेरे कपड़े नहीं बने, और इस मरतबा भी यही हुआ है। अच्छा, ये वैसे ना एक सिर्फ आपकी हद तक मसला नहीं है, ये हर घर का मसला है कि जब पता होता है कि ईद की डेट भी अनाउंस्ड है, सब जब पता है क्या होना है, लेकिन कपड़े तैयार नहीं होते टाइम पे। मास्टर साहब बड़े प्यार से कहते हैं मैडम जी तो फोन किया से तुसी चुकिया नहीं सी। तो ये देखें ना कि वो टेलर के पास भी पहला बहाना ये होता है कि जी वो लाइट नहीं आई। हाँ। और मेरे ख्याल में टेकन वालों का भी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है कि लाइट नहीं आ रही। हाँ जी, ऐसे ही है। तो फरजीन के बारे में सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमने पहले काफ़ी गुफ्तगू। फरजीन जो है वो बेसिकली ई स्पोर्ट्स के अंदर बहुत कामयाब हैं। एज उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है और अभी उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल करी, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो ट्रू पैशन है वो ऐसी चीज़ है जिसका आपको और मुझे तो उन्होंने बताया है पाकिस्तान के अंदर जो उसको हाईलाइट करना है, जो नहीं किया जा रहा, वो एक बहुत बड़ा मसला है। ई स्पोर्ट्स जैसे उन्होंने हमें बताया कि उसके अंदर वो लुक्रेटिव भी बहुत है, उसके अंदर अब लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, इनके स्पॉन्सर्स भी जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, उस तरह से बाहर से इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, और उस सब के बावजूद ये जाके इंटरनेशनल ऐसे लोगों से कम्पीट करके उनको हराते हैं जो सालों साल से स्पॉन्सरशिप की टेंशन नहीं लेते। तो इसका ज़रा बताइएगा कि आपके ख्याल में ई स्पोर्ट्स को और कैसे प्रमोट किया जा सकता है मुल्क के अंदर? पाकिस्तान के अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो अवाम है, या हमारी जो गवर्नमेंट है स्पेशली, उनको आइडिया नहीं है कि मतलब ये ई स्पोर्ट्स एक प्रॉपर जो है वो प्रोफेशन है या एक मतलब पूरी इंडस्ट्री है। अगर मैं मतलब हम लोग तो बाहर जाते हैं, कम्पीट करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो प्रॉपर जो है गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, और जो उनके प्लेयर्स होते हैं इतनी उनकी रिकग्नाइजेशन है उनकी कंट्री में कि वो जिस तरह यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं उस तरह वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो लोग उनके साथ सेल्फीज़ बना रहे हैं या इस तरह फिर रहे हैं वहाँ पे, यानी कि ई स्पोर्ट्स का एक बाबर आजम फिर रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है जो वहाँ पे अच्छा है। और वहाँ पे प्रॉपर जो है वो कोचेज़ हैं, उनके स्कूल्स हैं ई स्पोर्ट्स के। लेकिन आजकल बाबर आजम पे तो बहुत मीम्स बन रहे हैं, क्या आप पे भी कभी बने? नहीं, हम पे अभी मतलब ऐसा नहीं हुई। अच्छा, तो बात पता है क्या है, वो ये है कि हम मतलब डॉक्टर एक बनाते हैं जो कि बाद में अमेरिका जाके सर्व करता है, और हमें उससे बड़ी खुशी होती है कि वो ज़र मुबादला लेके आ रहा है। अब एक डॉक्टर तैयार होते होते वो मेरे ख्याल में 35 साल लगते हैं, और उस पर कितने ज़्यादा ज़राए सर्फ होते हैं। मतलब यहाँ पर जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको हुकूमत जो है वो सब्सिडाइज़ करती है। ऑन दी अदर हैंड मतलब 22 साल का एक लड़का बाहर जाके टूर्नामेंट्स जीतता है और इतना ज़र मुबादला लेकर डॉलर टर्म्स में वापस आता है, और फिर जिस तरह एक डॉक्टर है वो तो जब बाहर है तो वो पाकिस्तान में सर्व नहीं कर सकता। ये बैक वक्त वहाँ पर भी टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं, यहाँ पर भी टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं। अगेन जिस तरह से इन्होंने कहा कि बाहर अकेडमीज़ होती हैं, अगर यहाँ पर अकेडमीज़ बने ये उधर कोच भी कर सकते हैं। सो अगेन इस तरफ अगर हमारा ध्यान जाएगा, अब हमें क्रिएटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हम उस तरह से हमारे पास वो टाइम नहीं रह गया कि हम 3 से 4 जनरेशन्स लगा कर
कोई ऐसा तरीका ढूंढें जिसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो करें। हमें क्रिएटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम बहुत खुश होते हैं जैसे आपको मिलते हैं, और हमारा हम तो आज कोशिश करें आपको प्रमोट करें, लेकिन हम कोशिश जारी है सबकी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए। सोहन, आप मैं बता रही थी कि आपकी एक फ़िल्म जो है आई थिंक लॉस एंजलिस या कैलिफोर्निया के एक फ़िल्म फेस्टिवल पे भी जीत के, ज़रा उसका थोड़ा सा हमें बताइए किस के ऊपर फिल्म थी? हाँ जी, ये बिल्कुल, जब जिन दिनों कोविड बहुत अरूज पे था तो हम लोग 2-3 दोस्तों ने मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मुख्तारा। अच्छा। मुख्तारा हमने नया यूट्यूब चैनल एक क्रिएट किया, उस पर डाल दिया, उस पर व्यूज़ नहीं है इतने, बट ऐसे ही 15-20 दिनों के बाद हमें पता चला फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो हमने लॉस एंजलिस में फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्म जो है ना सबमिट करवाई, और जब वो सिलेक्ट हुई हमने उस दिन बड़ा जश्न मनाया। हम लोग चलो जी रेस में तो जो हो गए हिस्सा ले ली। जब शॉर्ट लिस्ट होते जब वो फिल्में 2200 फिल्म्स थी अच्छा पूरी दुनिया से, तो लास्ट में जब शॉर्ट लिस्ट हुई 85 में भी हमारा नाम आ गया, हमारे फिर जश्न हुए। फिर जब लास्ट 4 फिल्म में हमारा नाम आया ना, उस दिन बाकायदा तौर पर मैंने ना न्याज की। अच्छा। मैंने कहा बचाए हारते हैं तो आ जाए यार, चौथे नंबर पे आ गए। 4 कॉम्पिटिशन्स हैं 4 फिल्मों का, 2 थी लंदन की और 1 थी इंडिया की। अच्छा। तो इन फिल्म्स में जब हमारा कंपटीशन हुआ तो रात के 3 बजे एक दिन हमें कॉल आती है कि आप विन कर गए हो, और मेरी एक्टिंग पे जो है स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। हालांकि उस पर सबटाइटल भी नहीं था, मतलब उस पर हमने टोटल पंजाबी में थी, और सारी गोरी कौम जो उस पर क्लैप कर रही थी वो एक्सप्रेशन पे और उस पर, और मैं लिटरली रोने लग गई। और उस वक्त मैंने नमाज़ पढ़ी और शुक्राने के नफल अदा किए। लेकिन एक जो वही जैसे कि इनका कि यहाँ पाकिस्तान में उतनी कदर नहीं है। हाँ जी। उन दिनों में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो बड़े अच्छे सबके साथ है, आपको पता ही है। वज़ीर इत्तलात साहब हमारे फैज़ुल हसन चौहान साहब लगे हुए थे पंजाब। हाँ जी, उनके साथ अच्छा सलाम दुआ है, कई दफ़ा मुलाकात हुई, और अक्सर व बेशतर टॉक शोज़ में हम इकट्ठे होते हैं। इतने अच्छे ताल्लुक़ होने के बावजूद मैं उनके पास गई, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि वहाँ हमें बुलाया जा रहा है अवार्ड देने के लिए, तो मेरी ख्वाहिश है मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से अपने मुल्क में ये ट्रॉफ़ी जो है ना लूँ। हमने वहाँ से शिप करवा लिया है, राइट। वो आने में 1 महीना लगेगा, सो हमें अपने प्राइम मिनिस्टर से लेनी है। राइट। तो यकीन जाने हमारी किसी इदारे ने हमें सपोर्ट नहीं की। इवन कि 16 मिनट की वो फिल्म थी, अगर कोविड का मैसेज करके पीटीवी पे चला दिया जाता तो एक खूबसूरत मैसेज था। बिल्कुल आपकी बात बजाय, और आपने इसको लिंक कर दिया। इनके मसले आपके वैसे तो सेम है, लेकिन ये तो देखें मैं खुद भी इस चीज़ को कहूँगा कि मुझे भी नहीं पता था इस फिल्म का, लेकिन अब चूँकि आपने जिक्र किया तो हम ज़रूर देखिएगा, हम ज़रूर देखेंगे। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका जो हमने वो थीम रखा हुआ था, जैसे नॉर्मल घरों में 80% हमारे पाकिस्तान में और बहुत सारे ममालिक में लोग कहते थे जी अपने अपने मज़हब के मुताबिक दम करवा लें, अपना कोई जादू टोना करवा लें, इससे ठीक हो जाएगा, या कहवा पी लें, हकीमों के पास चले जाएं, कुछ भी नहीं होता, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। इसको हमने मेडिकल को फ़रोग देने के लिए ये किया था कि ये जो है इसका ट्रीटमेंट, इसकी वैक्सीन जो है वो लाजिम है, वो करवानी चाहिए। अब आप देखिए ना, अगेन फिल्म मेकिंग, गाने भी ये गाती हैं, मतलब ये जो आर्ट है ना, ये आपको इतनी जल्दी दुनिया में मुतारिफ करवा सकती है। अगेन पाकिस्तान को बहुत साल लगेंगे यहाँ पर आईफोन मैन्युफैक्चर करने में। पाकिस्तान को अगर एग्रीकल्चर तक भी एक्सपोर्ट करना है, ठीक है हम एक एग्रीगेरियन वो है इकोनॉमी, लेकिन उसको भी मॉडर्न अब तरीके अपनाने में बहुत टाइम लगेगा। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको फौरी तौर पर बाहर पहुंचाया जा सकता है। इंडिया ने कितनी कामयाबी से अपना इमेज पूरी दुनिया में सिर्फ आर्ट के थ्रू बेहतर की है, तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। जिस तरह से ये अवार्ड लेके आई हैं, हमारे लिए बहुत बाइसे फ़ख्र है और इनको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। वो फिर मैंने किसी बहुत सारे चैनल्स को मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे, बोल को भी दिए थे, लेकिन फिर मैंने चैनल पे जाना छोड़ दिया। अगर मैंने कहा नहीं देना तो मुझे इवन के सब कास्ट उसको रिसीव की, पोस्ट बनाई, मैंने ट्रॉफ़ी के साथ पिक्चर नहीं बनाई, इसी दुख से कि अगर यहाँ पर कदर नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए ये क्रेडिट। राइट, बिल्कुल। ये चीज़ें जो हैं ये हम सिर्फ आपके दोनों के जो शोबे उनमें नहीं देखते, और बड़ी चीज़ों के अंदर ये एक लैकिंग है चीज़ बहुत है हर चीज़ का। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे अब हम फजीन से भी ये सवाल, आप दोनों से एक सिमला सवाल है। अब ये जैसे आपने फिल्म बनाई, आपने जब शुरुआत की होगी, आपके पास जब स्पॉन्सर नहीं थे, तो ज़ाहिर है इन दोनों चीज़ों के अंदर एक एलिमेंट होता है कि आपको खुद से भी कुछ इनकम अपनी लगानी पड़ती है उसके ऊपर। उसके बाद लेकिन आप तो हम चीज़ नतीजे पे पहुँचे कि उसके बाद भी सपोर्ट नहीं है। तो वो जो इनिशियल कुछ फेजेस थे आपके और आपके, उसके अंदर जो स्ट्रगल था, उसके अंदर फैमिली ने सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने किया, या आप दोनों ने सोचा कि नहीं यार ये पैशन है, इसको जैसे तैसे करना है, हमने करना है? नहीं, देखिए हमारी जब से फिल्म इंडस्ट्री बंद हुई है तो म्यूज़िक जो है ना बहुत महंगा हो गया आर्टिस्ट के लिए।
पहले जो आर्टिस्ट फिल्म में गाता था वो चार्ज करता था, प्रोड्यूसर का पैसा लगता था, कंपनीज का पैसा लगता था, स्पॉन्सर थे, और आर्टिस्ट को गाना गाने के पैसे मिलते थे। आज हम लाखों रुपया लगा कर ऑडियो और वीडियो बनाते हैं, और जो हम शोज़ करते हैं वो जस्ट चार्ज करते हैं, अदरवाइज़ ना ही हमें कोई टीवी सपोर्ट करता है। जितने भी सिंगर्स हैं, अगर तो आपकी लक है कि आपका कोई 100 मिलियन पर सॉन्ग चला गया तो आपके रेट्स सिंगर्स में बहुत हाई हो जाएंगे। नॉर्मली जो बजट हम लोग चार्ज करते हैं पाकिस्तान में, तो उस बजट में हम लोग अपनी ही, क्योंकि नज़र आने के लिए इतने वीडियोस जो हैं खुद ही हम लगाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता हमें। और फिर आपके वाले से आप क्या कहेंगे कि आपने इनिशियली जो था पेरेंट्स ने सपोर्ट किया या दोस्तों यारों ने किया, कैसे आपने? इनिशियली तो सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी। जो जिस तरह मतलब पाकिस्तान में तो आपको होता है एक बच्चा अगर गेम्स खेल रहा है तो उसको हमेशा मारी पड़ती है, बुरा ही कहा जाता है, घर से उसको मारी पड़ती थी कि टाइम ज़ाया करे अपना, पढ़ो। तो लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्टिव थे, बहुत अच्छी बात है। थोड़े, मेरा बड़ा भाई है, बहुत अच्छी बात। तो जिधर भी अगर मैंने कहीं टूर्नामेंट दूसरी सिटी में खेलने जाना था तो अम्मा कहते थे कि अकेले नहीं जाना, भाई को साथ ले जाओ। तो मतलब उन्होंने शुरू से ही सपोर्ट किया। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं, ओवरऑल देखूं तो नहीं करते, पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट करते। अगर 90% कोई अगर बच्चा इस तरह खेल रहा है, वो कहता है मैंने खेलनी है, मैंने जाना है टूर्नामेंट खेलने, तो वो कहते हैं दूसरी सिटी में जाना है, इतने पैसे लगेंगे, वो कहते हैं आराम से घर बैठो और अपना पढ़ो। अच्छा वसीम, मुझे ये बताओ कि आजकल की नस्ल जो कि आप हो, जेन जी हो आप, तो इस पे बड़े, और ये हमेशा से होता है कि बुजुर्ग ना अपने से छोटे वालों को कहते हैं कि ये मेहनत नहीं करते। अब आप लोगों पे इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन जाहिर है आप तो करते हो, आपने पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया। लेकिन आपके अपनी जनरेशन के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसके अंदर मेहनत नहीं है। अगर हम भी गेम्स भी खेलते हैं तो हम 8-8 घंटे भी प्रैक्टिस करते हैं टूर्नामेंट में जाने से पहले रोज़। तो मतलब अगर आप कोई भी चीज़ एज अ प्रोफेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर मेहनत तो है ही। तो अगर आजकल के मैं मतलब जेन ज़ी की बात करूं तो उनके अंदर ये चीज़ इस तरह नहीं है कि बैठे बैठे काम हो जाना है। उनको पता है कि अगर हम हाथ पैर कोई मारेंगे, कोई मेहनत करेंगे तो फिर ही कुछ हमें मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा शोबे हैं, मतलब कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, या कोई भी प्रोफेशन है, तो उनको पता है कि अगर हम खुद से नहीं करेंगे तो किसी ने आके हमारा हाथ पकड़ के नहीं कहना कि यार चलो मैं तुम्हें ले जाऊँ, बल्कि आपकी टांगें खींचनी है, आपको जाने नहीं देना आगे। अच्छा, आपसे एक सवाल, और वही सवाल फिर आप भी इसका जवाब दीजिएगा कि जब एक शौक प्रोफेशन बन जाता है तो फिर उसका मज़ा आता रहता है या फिर वो नौकरी और उससे तकलीफ होनी शुरू हो जाती है? अब आपको गाना गाने का मज़ा आता है या नहीं आता? मेरा ख्याल अगर मैं गाना ना गाऊं तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे इससे इश्क है। बट आई मैं हादसाती तौर पर थी, पेरेंट्स की डेथ के बाद कुछ फैमिली इश्यूज थे, जैसे समझ लें ज़िद करके आई थी मैं। लेकिन इसको मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया और इस पर मेहनत की, सीखा बाकायदा। PTV चैनल से मैंने होस्टिंग स्टार्ट की, एज आ एक्ट्रेस ड्रामे किए मैंने सराइकी बेस पे, क्योंकि सराइकी ज़ुबान मुल्तान सेंटर से सिर्फ सराइकी प्रोग्राम ही होते थे। सो उसको छोड़ने का मकसद यही था कि मैंने 15-20 ड्रामे लीड एक्ट्रेस किए हैं, लेकिन सराइकी ही बोलनी पड़ती थी, क्योंकि सराइकी अच्छी आती थी। मैं मुल्तान से पली बड़ी हूँ तो वहाँ सराइकी अच्छी बोल लेती हूँ। लेकिन मेरा ये था कि मैं अपनी इंटरनेशनल लैंग्वेज, उर्दू हो जाए, पंजाबी हो जाए, उसमें अपना परफॉर्म करूँ। मेरी नाम, मेरा पहचान वही होनी चाहिए। तो वो की उसके लिए मैं लाहौर आई। लाहौर आके भी मैंने PTV सेंटर से, PTV होम से करंट अफेयर्स के शोज़ भी होस्ट किए, एज अ सिंगर भी परफॉर्म बहुत 12 मरतबा किया। तो अच्छा प्यार मिला, अच्छी मोहब्बत मिली, उससे मुझे और मोटिवेट होती गई कि ज़्यादा अच्छा, इससे भी अच्छा कुछ करूँ, इससे भी अच्छा करूँ। जैसे आजकल सराइकी का दौर बहुत फिर से इंटरनेशनल लेवल पे सराइकी सॉन्ग्स बहुत चल रहे हैं, तो आजकल मेरे सराइकी सॉन्ग्स भी बहुत आ रहे हैं, पंजाबी भी आ रहे हैं और कुछ कवालियाँ भी आ रही हैं, सब कुछ मिक्स। आपको खेलने का मज़ा आता है कि अब खेलने का कोई मज़ा नहीं रहेगा? हमें खेलने का ही मज़ा आता है। हमारी फील्ड ही ऐसी है कि मतलब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हमने जाना है और वहाँ पे अगर मिसाल है कोरिया गए हैं तो सबसे अच्छी सिटी सियोल में, वहाँ पे देखते हैं, जाके खेलते हैं और थोड़ा सा फ़न भी करते हैं, फिरते हैं। अच्छा, नाम उसी में बनता है जिससे आपको मज़ा आ रहा हो। अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो दिल के साथ, वेरिएशंस के साथ वो मेकअप करता है ना, कि आज नहीं इसको चेंज करें, इसको लुक को चेंज करें, हेयर डू चेंज करके देखें, तो उसको उसमें खेलने में मज़ा तभी वो मोहब्बत से कर सकता है। अभी जैसे आप ही की साइड पे मैंने हेयर डू करवाया आपके मेकअप आर्टिस्ट से, तो हालांकि आपको लेट हो रहा था रिकॉर्डिंग पे,
तो कह रहा है नहीं मैंने करना तो मुझे उससे करने दीजिएगा तसल्ली से। और वाकई में इतनी हैप्पी हूँ उनके हेयर स्टाइल से, बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बनाया उन्होंने। अच्छा, लेकिन जो आपने वो वाली बात की कि पैशन होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए, और बंदा जब उससे खुदा न खास्ता अगर तंग भी आ जाए, वो बात आई थिंक फिर दब जाती है जब आपको उससे इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। जैसे आप भी ऑब्वियसली यू आर अर्निंग समथिंग फ्रॉम इट, आप भी एज वेल, उससे फिर पेरेंट्स जो हैं वो भी होते हैं कि चलो ठीक है किसी लाइन पे लग गए हैं सारे, अब ठीक है। और सबसे मजे की बात, अगर खुदा ना खास्ता आप अपने शौक से कहीं नाकाम हो गए ना, तो आपको जो चित्रोल है ना 10 गुना ज्यादा होती है। नहीं वो ये भी होता है ना कि रोका था ना आप लोगों को ये नहीं करना, देखा इसका आई थिंक उसका मिडिल ग्राउंड बड़ा अच्छा है। वो ये है कि पेरेंट्स कहते हैं, जो सपोर्टिव होते हैं वो कहते हैं कि यार ये ठीक है ये कर लो, लेकिन बैक एंड पे कोई चीज रख लो जिससे टू फॉल बैक ऑन, तो वो तो खैर रखना चाहिए, वो रखना चाहिए। बट ये तो बहुत खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनको अपना पैशन हो और इसी शोबे से वो कुछ ना कुछ ज़ाहिर कमा पाए। अच्छा, आप वापस जरा ईद पे आते हैं कि ये जितनी, मुझे कहा जा रहा है कि ईद पे भी बात कर लें। जितनी परहेजी रमज़ान गुजरा, तो वो अब वो जो आदतें हैं रमज़ान की वो जाते जाते जाएंगी, या ईद के पहले दिन खा खा के आपने ख़त्म कर दिया, सारा असर निकाल दिया रमज़ान का? वो असर आपको पता है देसी फैमिलीज हैं वो निकल ही जाता है। अरे वो निकल क्या जाता है, ईद से ज्यादा रमजान में खाया जाता है। ये मैं यही कहने लगा था सर, हमने इसी सोफे पे बैठ के हमारा जो रेगुलर शो होता है उसके ऊपर हमने खबर की थी कि इस दफ़ा रमज़ान के अंदर जो इजाफी कुकिंग ऑयल इंपोर्ट हुआ है वो 4000 मेट्रिक टन हुआ है। देख लें, तो अगर 4000 मेट्रिक टन सर रोज़ों में इस्तेमाल हो गया तो ईद में क्या होगा? रमज़ान शरीफ तो वैसे तो हमारी जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए था कि फास्टिंग होनी चाहिए और आपकी जो बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां वो भी दूर होती हैं, ताकि आप ओवर फूडिंग ना करें। लेकिन हम लोग उतनी ही ज़्यादा, हमने पकोड़ों को फ़र्ज समझ लिया है, समोसों को तो लाजिम समझ लिया है कि इसको 10 नफल का सवाब मिलना समोसे खा के हमें, तो वो ज़रूरी कर लिया हमने। तो और भी बहुत सारे लवाजमात हो गए हैं। चाइनीज़ बच्चे को देखते हैं ना, पुप्पो ये बना दे, ये देखिए ये कितना अच्छा है, ये जो ना चीज़ी ब्रेड बना दें, चीज़ी समोसा बना दें। और यकीन जाने ये हम ईद पे सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपके शो से उठ के जाके सो जाएं। बिल्कुल यार, बिल्कुल। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, हमें कहा जाए हमने ब्रेक पे जाना है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू बोल न्यूज़ की ईद ट्रांसमिशन जी। हमारे साथ फरजीन भी मौजूद हैं, समन भी मौजूद हैं। अली, आपने एक ब्रेक से पहले आपने एक सवाल बड़ा ज़बरदस्त तैयार किया था, मैं चाह रहा हूँ यहीं पूछ डालें बस। मैं ये सोच रहा हूँ बड़े अरसे से कि सोशल मीडिया की वजह से रमज़ान मज़ीद मुश्किल हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि होना तो ये चाहिए कि आप ऑक्यूपाइड रहो और आपका रोज़ा जल्दी गुजर जाए, लेकिन टाइमलाइन पे फूड इतना आता है कि आपकी भूख बढ़ जाती है। तो इसका क्या इलाज है? अच्छा, ये भूख बढ़ जाने के अलावा आपका बजट भी बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए, आप जो रोज़ादार है, क्योंकि वो हमारे इस्लाम का पहला फरीज़ा ये है कि रोज़ेदार का रोज़ा अच्छा अफ्तार करवाएं। तो घर में अगर मैंने नहीं भी रखा, किसी भी वजना तो रखते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं भी रखा, लेकिन एहतियात हो तो वो जहन में चल रहा होता है घर रोज़ा है, ये भी होना चाहिए, कोई फरमाइश है, वो रोज़ नई वीडियो ला कर दिखा देते हैं घर वाले, ये क्या है, कहाँ से मिलता है। ये आ तो अगर कोई ऐसा घराना हो जिसमें किसी भी वजह से बहुत सारे लोग रोज़े नहीं रखते, अफ्तारी ज़रूर करते हैं वो, और अफ्तारी बाकायदा उस तरह से होती है। लेकिन ये मैं वैसे जानना चाहूँगा कि ये हमेशा से है या हम जब से बड़े हो रहे हैं देख लें कि पकौड़ा, समोसा, जलेबी, ये तीन जो हैं ये स्टेपल बन जाते हैं रमजान के महीने के। अच्छा, अभी ईद के फौरन बाद सब भूल जाएंगे इनको। तो ये एक महीना जो होता है उसके पूरे साल में कभी पकौड़ा समोसा खाया ही नहीं। पकौड़े कभी कभार जरा बारिशें बुरशियों वो भी एक सिंबल बन चुका हुआ है कि बारिश में पकौड़े बना लो या मीठी टिक्कियाँ बना लो, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये है कि अभी आपको छोटा सा वाक़या पहले रोज़े का मैं बताती हूँ। हमारे घर में हम सब ने रोज़ा वगैरह रखा, तो भाई की फैमिली भी साथ है, सब ज्वाइंट मिलके जो ना हमने रोज़ा रखा। मेरा भतीजा है 8-9 साल का, तो वो सब उठ जाओ सहरी का टाइम बंद होने वाला है, ये वो तमाम पानी पिया है और बाहर सुन रहा है अज़ाने, बस अब सब रोज़ा बंद कर दो, दुआ पढ़ लो, दुआ पढ़ ली। घंटे बाद मम्मा मेरा तो चिड़ी रोज़ा, चिड़ी नज़र आ जाएगी, खोल लिया। सारा दिन उसने टट के खाया है। और जैसे ही मतलब अफ्तार का टाइम हुआ है तो मतलब पहली अजान पर सबने रोज़ा खोल लिया। तो सुना, जाकर सुना, कहता आप लोगों का तो रोज़ा ही कबूल नहीं, ये देखो अब मैं खोल रहा हूँ, रोज़ा ऐसे खोलते हैं। आप लोगों ने रोज़ा ठीक नहीं खोला, मैंने ठीक खोला। अच्छा, आप यंग बहुत हो या आप खाने पे कंट्रोल करते हो या आप सारे ई स्पोर्ट्स वाले मैंने देखा है उनकी बॉडी शॉडी बड़ी बनी हुई है, तो ये क्या सीन है? नहीं, हम एक तो होता है ना जिम जाने से आपका माइंड भी जोड़ा ना फ्रेश रहता है,
तो हम कोशिश तो सारी करते हैं कि यार इतना हमारा मतलब वो स्ट्रेसिंग होता है, फोकस करना होता है, तो दिन में से 1-2 घंटे जो है ना वो हम निकाल के तो जिम भी जाया करें लाजमी। तो फिर हम भी सर कुछ सीखें, कुछ मेरे ख्याल में हम दोनों कुछ सीखें। सर हमारे जो रेगुलर स्पोर्ट्समैन है जो ग्राउंड में खेलते हैं वो नहीं इतना जिम करते जितने ई स्पोर्ट्स वाले कर रहे हैं। सीरियसली वाह, फिर मैं पहले ई स्पोर्ट पे आती बाद में जिम जाऊंगी। हाँ सर, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इतना जिम नहीं हो रहा मेरे ख्याल में, वो नहीं चल रहा। बट चले अच्छा, ईद में एक और चीज़ जो होती है वो भी एक बड़ी स्ट्रेसफुल चीज़ बन जाती है बहुत लोगों के लिए कि जी फर्स्ट डे ऑफ ईद पे आप कहते हैं जी कि तमाम तर रिश्तेदार जो हैं, या तो अगर आपके घर में लंच होता है बड़ा तो सब आ जाते हैं, अगर आपके घर में नहीं होता और आप चले जाते हैं तो फिर आपको सब जगह जा जाके जो ईद कॉलिंग होती है वो करनी पड़ती है। अब सर जिस तनासब से पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं उसी तनासब से, लेकिन ये जो ईद कॉलिंग है ये जूम तक नहीं अभी शिफ्ट हुई, ये अभी तक है कि फिजिकली जाना है उसके ऊपर। तो आप लोगों की भी बिजी रहती है इस तरह से? खुदा का नाम है, एक ही तो वक्त रह गया कि लोग फिजिकली आकर मिलते हैं, उसको तो ना रोके। वो जो मिलने आते हैं ना वो पेट्रोल का खर्चा निकलवा के जाते हैं ईदी की सूरत में, वो ऐसे नहीं आते। मेरे घर में जब से हमारे पेरेंट्स नहीं हैं तो हूँ मैं दरमियान में, ना छोटी हूँ सबसे ना बड़ी हूँ, मिड में हूँ, लेकिन उसके बावजूद सब ने बड़ी बना दिया है मुझे। तो सब ने, चाहे वो बहनोई है चाहे भाई है, कोई भी फैमिली है, सबसे पहले ईद नमाज के बाद मेरी तरफ आना होता है। सो रात में मैंने शीर खौरमा बनाना होता है इतना सारा कि अब बड़े बहनोई ने आना है, भाई ने आना है, छोटे भाई ने आना है, सब ने सेल्फियाँ लेनी और सब बैठ जाना है। मैंने अब मुझे सोने दो, ईदी लौट जाओ मुझे सोने दो यहाँ से। आप लोग तो कैश में ईदी ना लेते होगे ना देते होगे, आप लोगों का तो डिजिटल सीन होगा, फोन टैप कर। हमारा ये होता है हम गिफ्ट कार्ड गिफ्ट कर देते हैं। और बाकी हमारे घर में भी यही होता है कि मोस्टली जो है जो फैमिली है लंच हमारे घर ही होता है ईद के पहले दिन। तो मामा कहती हैं सो जाओ आज जल्दी, सुबह तो मैंने नमाज के बाद घर की सफाइयाँ करनी है। असल में शादीशुदा लोगों के लिए, मर्दों के लिए खास तौर पे जो सबसे स्ट्रेसफुल डे है वो टरूक है, क्योंकि वो ससुराल डे होता है। जी। तो वो, और उसमें आप जो है ना कुछ 2 प्लान नहीं रख सकते, उसमें सारा दिन में एक ही प्लान नहीं, दूसरी राय नहीं रख सकते वो भी। सर लेकिन आपने चैलेंज कर दिया, आपके भाई ने इस दफा सर मैच डाल लेना सर। अच्छा आपने कह दिया सर। नहीं सर शो पे कह रहा हूँ, कौन सा असर हो जाएगा इसके बाद किसको क्या पता हम क्या करते हैं। फौरी तौर पे आपको मशवरा देने लगा था कि ऐसा ना कीजिएगा। आपकी स्टेटमेंट वापस ले लीजिए, इसमें भी झगड़ा हो सकता है। शो पे चल जाए, घर वालों को हमने कहा शो ना हमारा देखें जो है वो ऑडियंस के लिए ज्यादा होते हैं। एक और स्ट्रेसफुल चीज जो है वो चांद रात है, क्योंकि उस पे मंचले निकल आते हैं। तो उसका मंचलों का क्या इलाज आपने सोचा? वैसे नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो उनके डर के मारे हम नहीं निकलते कि हम कहीं उनके ज़ेरे अताब ना आ जाए। तो ये है कि आपकी ईद है, इस्लामी मुल्क है, ईद आपको गिफ्ट मिलती है रमज़ान का, तो शैतान आज़ाद हुआ है, आप लोग तो इंसान बने रहो, आप तो शैतान ना बन जाओ। तो ये कि जितनी भी अपनी मुआशरे की ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़त करना सीखें, उनकी इज़्ज़त करें, आप पे लाजिम है, क्योंकि आपको कल बेटी भी होगी, बहन भी होगी, आपकी माँ भी होगी। तो बहन बेटी हो ना हो, माँ तो सभी की होती है ना। तो एटलीस्ट औरत की इज़्ज़त करना सीखें और अपने मुल्क को साफ रखें। हमारा जो इमेज दुनिया भर में जाता है, आजकल टिकटॉक और सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि इस तरह की रिपोर्टिंग जो हो रही है, पूरे रमज़ान में बड़ी चीप किस्म की रिपोर्ट्स, टिकटॉकर्स जो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी धमकियों के नाम पे, तो सब अपना इमेज अच्छा भेजें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। रमज़ान ट्रांसमिशन भी बड़ी उसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के मैंने भी लेकिन चले मैं खुद डर गई थी, मैंने कहा लाइव चल रहा है यार। उनको फरजीन कभी वन व्हीलिंग नहीं की? नहीं हमें इस तरह का शौक ही नहीं था। और ऊपर से घर से भी काफ़ी सख्ती थी, मतलब शुरू से ही समझाते थे कि बेटा अगर ये काम करोगे तो फिर एक ही सिला मिलेगा अल्लाह के पास जाके। इतना स्ट्रेस हो जाता है, आप कभी निकल आओ। फरजीन तो मेरे ख्याल में देखें, क्योंकि गेमर हैं तो वो लुत्फ जो है वो गेम से भी ले सकते हैं, वन भी लिंक नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपने सर ईदी का जिक्र किया था बीच में, और उसके ऊपर तो एक बाकायदा एहतजाज मेरा लॉज्ड है कि ईदी जो है वो एज के साथ एजिस्ट क्यों है, कि ईदी जो है वो एकदम से जब आप बड़े हो जाते हैं तो ख़त्म हो जाती है। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है। नहीं हमें, मुझे तो याद नहीं है मुझे किसी ने ईदी दी हो। मुझे भी नहीं याद। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है कि हमसे बड़े भी तो हैं,
सर इसका कोई हमें बेसिकली आपको और मुझे कंसर्न सिटीजन बन के किसी जज साहब से मिलना चाहिए इस चीज़ के सर इसकी तहरीक आपको चलानी पड़ेगी, यहाँ पे वोकिज्म लाना पड़ेगा। वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज 16 ईयर ओल्ड। तो इस पे हमें ईदी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और जैसे कि इनका क्या है, ई गेम, ई स्पोर्ट्स जो है, इस तरह ई स्पोर्ट्स का तो मुझे नहीं पता। आजकल मुझे ई चलान का बहुत पता चल रहा है क्योंकि मैंने ऐसे चेक करवा लिया और मैं शॉक्ड होगी, मेरे 60 चलान ई 60 माशाल्लाह। अब तो आपको पता है ना कि तो देखिए ना आप इस दफा ट्रैफिक पुलिस को ईदी दे रही है। यार इतना आप यकीन करें, और चालान जितनी भी पिक्चर्स आई हैं कुछ भी नहीं है, इशारे की लाइन से थोड़ा सा आगे खड़ी है, थोड़ा सा पीछे। ये सबके साथ मेरे को दर्जन है, आपको मैं खबर देता चलूं यहाँ पे, क्योंकि हमारा शो है बेसिकली न्यूज़ शो है जो अली और मैं करते हैं। नहीं कम नहीं हो सकते, अलबत्ता आपका लाइसेंस मनसूख हो सकता है इस चक्कर में, क्योंकि आप 20 पॉइंट्स हैं, हर 12 चलान पे को 5-6 पॉइंट कटेंगे और आपके 60 हो गए तो मैथ्स तो यही कह रही है कि आपका लाइसेंस जो है वो जल्द मनसूख हो जाएगा। तो ये चेक करवाने की चीज़। इंटरनेशनल क्यों टेंशन नहीं है, या हम अभी डोमेस्टिक तक रहे हैं, वो इंटरनेशनल तक पहुंच नहीं। माफी शाफी मांगेंगे, आज का ट्रेंड है, जो मर्जी कर लो, माफी मांग लो, सुलह हो जाती है। अच्छा वो आपने बीच में जिक्र किया कि अभी तक जो है ईद फिजिकली मिलने जाना होता है, अभी तक वो जूम पे नहीं आया। अच्छा वो अल्लाह का शुक्र है कि कोविड ज्यादा नहीं चला, वरना मुमकिन था कि जूम पे भी रही है। बिल्कुल। दूसरा उसमें ये है कि वो जाहिर है सर थोड़ी सी बैक बाइटिंग तो आपको पता है, जब आप मिलते हो रिश्तेदार आपस में, तो वो अब वो पता नहीं जूम पे कैसे होगी कि आपने इसको म्यूट करके तो आपस में बात की है उसके खिलाफ, फिर आपने उसका माइक खोल दिया है। वो ये सबसे बड़ी झगड़ा है भाई, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। सर जूम के ऊपर तो मेरे ख्याल में ये बाकायदगी से बड़ी एफिशिएंसी से काम हो सकता है। अरे देखिए घर में आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, जूम पे अगर म्यूट करेंगे उसको पता होगा मैं म्यूट हुआ हूँ। वैसे तो जरा आंख चुराते उसको इशारा कर दो कि ये फारिग है, तो आप कुछ भी गॉसिप्स कर सकते हो। जूम पे फौरन पकड़े जाओगे। ये सर अगेन हमने कोशिश ये करनी है कि जूम मैं तो जिद्दत लाना चाहता हूँ कि देखें ईद की नमाज पढ़ के एक शख्स घर आए, घर में आपके लंच, और उसके बाद होनी चाहिए सिर्फ सुकून से नींद। उसके बाद जिसको मिलना है वो आपको बस किसी सब इकट्ठे मियां बीवी भी हो सकते हैं इकट्ठे, हाँ सब जूम पे मिलने। देखिए वो आपने जो आपने बात छेड़ दी है ना मियां बीवी वाली, उसके ऊपर हम आते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी, हमारे साथ फजील मौजूद है, समन मौजूद है। अच्छा सर मैं एक और चीज़ जो है वो ज़रा डिस्कस करना चाह रहा था कि हमने बहुत फैमिली बातें कर ली, मतलब ब्रेक से पहले आप तो फैमिली की तरफ और उसको हम रहने देते हैं फिलहाल, वो एक और टॉपिक बन जाएगा, फिर टाइम कम रहेगा। लेकिन दोस्तों का भी तो एक बहुत रोल होता है ईद के दिन पे। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि कुछ दोस्त जो होते हैं उनकी ईद फेस्टिविटीज़ जो हैं मैंने देखा है कि वो इतनी नहीं होती। ये तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर घर के अंदर बहुत ज़बरदस्त ईद है, तो वो दोस्तों को भी कोई घुल मिलना उनके साथ, तो उनको कोई आपकी तरफ आ जाते हैं, आप उनकी तरफ चले जाते हैं। दोस्त मेरे ख्याल में ईद डिज़ाइंड ही ऐसे कि थोड़े निगलेक्ट हो जाते हैं। सर लेकिन आपको पता है दोस्त क्यों ज़रूरी हैं ईद के दिन? उसकी वजह ये है कि अगर आप लेट उठे हो सुबह और आपने अपने इलाके में नमाज मिस कर दी है, तो आप अपने दोस्त को फ़ोन करें, वो आपको वो रात से पता करके बैठा हुआ है कि किस इलाके की किस मस्जिद में सबसे लेट नमाज है। वाह, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्त, बहुत ज़रूरी है दोस्त। और जाहिर है दोस्ती भी चाहिए, दोस्ती बहुत ज़रूरी है। फैमिली तो अल्लाह ताला ने आपको अता की है, आपकी काबिलियत ये है कि आपके साथ अच्छे दोस्त जुड़े रहें। ये आपकी एक अच्छाई है कि अगर आप कामयाब हैं तो आपके जो पुराने दोस्त वो आपके साथ जवानी से बुढ़ापे तक भी चले, ये आप बहुत कामयाब इंसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि रिश्तेदार तो आप चूज नहीं करते, दोस्त आप चूज कर सकते हैं। और आपकी पर्सनैलिटी जो शो हो रही होती है कि आपकी दोस्ती किन लोगों से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप चूज करते हो वो आपके इन लॉज हैं, तो चूज वाइजली। अच्छा आप आए वापस सर, ठीक है। हाँ नहीं वो तो बड़ा वाइज होना पड़ता है उसके लिए, लेकिन कई दफ़ा कुछ सिचुएशन में आप इन लॉज भी नहीं चूज करते, वो हो जाते हैं आपके लिए चूज, तो वो भी एक मुश्किल बात। लंबी डिबेट हो जाएगी। वैसे ये बहुत सीरियस टॉपिक है कि आपको शादी करने के लिए इन लॉज जो है ना आपको बहुत देख कर चलना चाहिए। सिर्फ आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, आपको फैमिलीज को भी देखना चाहिए। फैमिलीज का रोल ये होता है कि अगर आपकी हैप्पी लाइफ है ना तो आपकी फैमिलीज ही उसको बनाती है। हमारा क्योंकि मुआशरा ये तो नहीं है कि मुझे अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है 4 शादियों की तो मैं कर सकता हूँ, करूँ ना तो बोला बात है, ये नहीं होता। तो इसी तरह ख़वातीन को भी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अल्लाह ताला ने हक दिया कि वो सेपरेट रहे। वो उसमें कहीं नहीं लिखा सास ससुर की खिदमत करना, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये 20 लोग हैं इनकी रोटियां तुम नहीं बनानी है, ये भी नहीं लिखा हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि इस तरह की फैमिली जो अंडरस्टैंड कर सके एक दूसरे को और एक दूसरे को
पॉजिटिव रहने के मशवरे दे सके, क्योंकि मर्द ने भी अपनी माँ की सुननी है और अपनी बहनों की सुननी है। उसको जो तकलीफ अपनी माँ की होगी वो बीवी की नहीं होगी, और लड़की ने भी अपनी माँ की सुननी है, ना कि सास की सुननी है। सो अगर दोनों सपोर्टिव फैमिली होगी तो बहुत अच्छी। बिल्कुल। तो फरजीन, अच्छा ये इतनी सारी बातें शुरू हो गई शादीशुदी के, खबरदार सोचना भी आपसे चले अभी सवाल पूछ ही लेते हैं। अभी तो आपकी उम्र जो है, आप जवान है लेकिन काफ़ी, लेकिन और आपकी करियर भी अभी आप अपना शुरू किया, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो आपका क्या आपने ज़हन में, बंदा लाइफ प्लानिंग कर ही लेता है, अब तो आप कमाना भी शुरू हो गए हैं, जिस एज में लोग पढ़ रहे होते हैं आपने कमाना शुरू कर दिया, तो घर से ये वाला प्रेशर तो नहीं शुरू हो गया कि चलें जी सेटल डाउन मोड में आ जाए? अभी ऐसा उनकी तरफ से भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। अभी तो मतलब मेरी एज ही नहीं है इतनी, अभी तो एज नहीं होती। हाँ, ये कहो कि मूड नहीं है, मूड नहीं है। अब क्योंकि बस आंखों के आगे पर्दा सा आ जाता है, कभी अंधेरा सा छा जाता है, दुपट्टा हवा में लहराने लग जाता है और बंदा जो है ना मत मार। अभी तो यही है कि अपने ऊपर फोकस करें, पहले प्रॉपर जो है मतलब एक बन जाए। हाँ, और आप पहले प्रॉपर बने, फिर आप बाहर जाएं, पासपोर्ट लें, और फिर इस चीज में सोचेंगे। मेरे ख्याल में ये ट्रैजेक्टरी है। फिर आप जिसको चाहेंगे उसको आप अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, फिर काफी आसानी हो जाएगी। तो ये आप लोगों के साथ तो ज़रूर हुआ होगा कि आपकी कई दफ़ा ईदें और इस किस्म के जो इवेंट्स हैं वो मुल्क से बाहर आते होंगे। yes, yes. तो फिर उसमें घर वालों को, दोस्तों को मिस करते हैं, या आप कहते हैं कि चलो ठीक है अब यहाँ मना लेते हैं? नहीं, मनानी तो पड़ जाती है। 2023 में मेरी ईद गुजरी है अमेरिका और कनाडा। मैं चांद रात को गई थी कनाडा, मतलब फर्स्ट डे का हमारी परफॉर्मेंस थी। तो पहला दिन इतना, मैंने तो सोचा था कि बाहर जाएंगे और पता नहीं क्या याशियाँ हो जाएंगी। बस वो याशी वही है जब आपकी परफॉर्मेंस पे आपको हज़ारों लोग सुन रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा बहुत बोरिंग थी। बाहर निकले, वो हर किसी को ईद से कोई कंसर्न नहीं है। हमने स्टारबक्स की कॉफ़ी पी है और लोगों को देखा वो अपना वर्क कर रहे हैं, कोई ईद की खुशी नहीं थी हमें। खैर उसके बाद नॉर्मली 1-1.5 महीना जब मेरा स्टे हुआ तो मुझे ज़्यादा शोज़ आ गए, तो मुझे 4-5 महीने स्टे करना पड़ा अमेरिका और कनाडा इसके शोज़ में। तो बड़ी ईद भी गुजरी। तो लिटरली तब तक मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मेरे को कोई इंसान ही नज़र नहीं आता, बंदा बात किससे करे और झगड़ा किससे करे। सारे अपने अपने काम में लगे हैं, अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं। नहीं, वहाँ एक मज़े की बात पता क्या है, आप कहीं से भी गुजरे हैं, कोई भी आपको कह देगा लुकिंग नाइस, हाय, हेलो। तो यहाँ पर वैसे आप किसी से मुस्कुरा कर कहते क्या बात है, क्यों हंसे हो? बाहर ये भी है कि अगर आपके 10 दिन गुजर जाए ना, तो 11वें दिन आप कोई महंगी सी टैक्सी करवा के तो कुछ दाल चावल ढूंढने निकल जाते हो। ये भी बड़ा मसला है। नहीं, मुझे तो उंगलियों पे जितने अरसा मैं रहा हूं, मुझे उंगलियों पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी ढाबे कनाडा और अमेरिका में लेकिन देखिए ना, कनाडा और अमेरिका का तो बिल्कुल समझ आती है, वहाँ पे तो एक डायस्पोरा भी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। लेकिन कोरिया और आप जापान जब जाते हैं, टोक्यो, सोल वगैरह, वहाँ पे आप कैसे, अगर आप कुछ हो गए देसी खाना है, क्योंकि उनके खाने भी मतलब सारे हमारे पायलट पे नहीं बैठते, तो आप तब क्या करते हैं? मोस्टली तो हमें मतलब काफ़ी तंगी होती है हलाल फूड ढूंढने में। हम गुजारा जो है वहाँ पे 7-11 से कोई केक ले लिया, कोई जूस ले लिया, फिर होता है जो केक में भी तो ये नहीं पता कौन से अंडे मिले, वो हलाल लिखा होता है, ये भी बात। लेकिन अगर हमने देसी ढूंढना है तो फिर ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, वो फिर खा ले जितना मर्जी, बहुत दूर दूर जाके हमें देसी, क्योंकि मेरे दोस्त भी ऐसे हैं वो देसी के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। मैं तो होता है ना चलो ट्रेडिशनल वहाँ पे जाके हलाल कुछ खा लिया, लेकिन मोस्टली मेरे दोस्त होते हैं कि यार चलो चलें वहाँ पे, फिर हम टैक्सी कराते हैं, वो वहाँ पे 10-15 किलोमीटर दूर जाते हैं, खाते हैं, वापस आते हैं, फिर सुकून होता है सबको। वैसे आप जो है ना सोचते हो कि मैं बाहर जाऊँगा और मैं पैसे बचा लूँगा, लेकिन आप यू एंड अप वेस्टिंग मनी अजीब गरीब चीज़ों पे, क्योंकि आप बेसिकली घर मिस कर रहे हो। यस, एग्जैक्टली। तो वैसे इस खाने वाले मसले की नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए टिप है, ये कराची में हमारे कुछ जानने वाले हैं जो मतलब हर साल थाईलैंड जाते हैं, हमारे जाने 1-1 महीने के लिए, और वो अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं उसको टिन के अंदर रखवा के उसकी फिर एक ट्रीटमेंट होती है, उसको एयर लॉक कर देते हैं, वो 1-1.5 महीना खाना जो है उसके अंदर सिक्योर रहता है, और वो यहाँ से बाकायदा खाना लेके जाते हैं ताकि उनको ढूंढना ना पड़े। तो ये चीज़ आप अगली दफ़ा के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे लिए तो प्रॉब्लम, हमें तो वैसे जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इनवाइट किया होता है, तो ज़ाहिर है ना ही गाड़ियों का इशू होता है ना ही पाकिस्तानी फूड का इशू होता है। हाँ, लेकिन फरजीन को ये बहुत आसानी है कि वो कुछ भी लेके जा सकते हैं। इसके तो मेरे ख्याल में बैग में 4 टी-शर्ट्स और 1 कंट्रोलर के अलावा कुछ नहीं, और उनकी कैलोरी इंटेक भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बहरहाल फरजीन बहुत शुक्रिया, समन बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमारा वक्त तो ख़त्म हुआ जा रहा है, लेकिन आपने हमें एक गाना ज़रूर सुनाते हुए जाना है, और तब तो उससे पहले हम बाकायदा खुदाफिज कर दें आपको, लेकिन गाने पे शो एंड होएगा। कोई सावी सरमाया, कोई
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।